मेरा नाम अमीशा है। खुशी से मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे, क्योंकि आज मेरी शादी होने जा रही थी और एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी जिसे मैं पसंद करती थी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले राजीव नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। राजीव और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने नौकरी पर जाना शुरू किया था। नौकरी करने का मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा से कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। हम सिर्फ 4 बहनें थीं। मेरे घर में सभी की शादी हो चुकी थी और सब लोग अपनी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे भी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसाया था, हमेशा मुझे बहुत खुश रखा था। मेरे शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी थी। जब मैं जॉब करने के लिए गई तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता था। उसका नाम राजीव था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों की सैलरी भी सेम थी, क्योंकि वो मुझसे 2 महीने पहले नौकरी ज्वाइन कर चुका था। मुझे वहाँ पर नौकरी करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। हम दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे और चाहते थे कि हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो। मैं राजीव से शादी के लिए कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर में अब मेरी ही शादी का नंबर है। राजीव कहता था कि मेरे घर में मेरे अभी 2 भाई और हैं, पहले उनकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि छोटा भाई बड़े भाइयों की शादी से पहले अपनी शादी की बात घर में करे। और वैसे भी मैं अपनी माँ का एक बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी बेटा हूँ। मेरे दोनों भाइयों का रिश्ता लगा हुआ है। उन दोनों की शादी 6 महीने बाद होगी। जब उनकी शादी हो जाएगी तो मैं अपने रिश्ते की बात कर लूँगा। उस समय मेरे लिए रिश्ते की बात करना बिल्कुल ठीक होगा। राजीव की बात से मैं भी सहमत थी। जब मैं अपने घर में आई तो मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी कुछ टाइम और जॉब करके अपना शौक़ को पूरा करना चाहती हूँ। मगर मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि अब तुम्हें जॉब करते हुए 3 महीने गुजर गए और वैसे भी हमने तुम्हारे लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो बहुत खुले आज़ाद माहौल का है। उसके घर में तुम्हें किसी तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें जॉब करने की भी परमिशन देंगे। अपने पेरेंट्स की बात सुनकर मुझे खामोश होना पड़ गया था, क्योंकि अब मैं अपनी जॉब का भी बहाना नहीं कर सकती थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि 6 महीने किसी तरह से पूरे हो जाएं और राजीव के भाइयों की जैसे ही शादी हो उसके बाद राजीव अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन मैं ऑफिस से आकर बहुत रोने लगी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है। जब उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो वो लोग बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि तुम किस बात के लिए रो रही हो। तो मैंने उनको पूरी बात बता दी थी, क्योंकि अब मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी एंगेजमेंट करवा रहे थे। जब उनको पूरी बात पता चली तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, अगर तुम अपनी मर्जी हमें पहले बता देती तो शायद हम तुम्हारा रिश्ता इस लड़के के साथ तय ना करते। अच्छा ठीक है, तुम हमें उस लड़के के बारे में बताओ जिसे तुम पसंद करती हो। मैंने राजीव का फ़ोटो अपने मम्मी पापा को दिखाया तो उनको राजीव बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि हम एक बार राजीव से मिलना चाहते हैं। मैंने राजीव से बात करके उससे कहा था कि वो मेरे पापा से बात कर ले, मेरे पापा उससे मिलना चाहते हैं। राजीव मेरे पापा से मिलने के लिए तैयार हो गया था। उसने मेरे पापा से मिलकर बात की थी कि वो अभी मेरे बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। राजीव से मिलकर और राजीव के बारे में सब कुछ जानकर मेरे पापा बहुत खुश तो हुए थे, मगर मेरे पापा का कहना था कि अभी उसकी सैलरी बहुत कम है। हमें लगता है कि वो अपनी सैलरी से तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। मगर मैंने अपने पापा को भरोसा दिलाया था कि मैं राजीव के साथ जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी। फिलहाल मेरा रिश्ता जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने लगाया था वहाँ से ख़त्म कर दिया था और अब मैं बहुत खुश थी कि राजीव के भाइयों की जैसे ही शादी हो जाएगी वो अपने घर पर मेरे बारे में बात करेगा। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए थे और राजीव ने जब अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात की तो उन लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने तो तुम्हारे लिए पहले ही लड़की तलाश कर ली थी, मगर तुम्हें बताया नहीं था। राजीव ये बात सुनकर
आग बबूला हो गया था। वो अपने पेरेंट्स पर बरसने लगा और कहने लगा कि मैं शादी करूँगा तो अमीशा से ही करूँगा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी कहने लगी कि वो लड़की तुम्हारे साथ नौकरी करती है, वो इस घर की गृहस्थी को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती, क्योंकि नौकरी करने वाली लड़कियों का दिमाग हमेशा घर से बाहर ही होता है। उसने अपनी मम्मी को यकीन दिलाया था कि मैं उसके घर को अच्छी तरह से संभाल लूँगी और उसके पेरेंट्स की भी सारी ज़िंदगी सेवा करूँगी। बड़ी मुश्किल से राजीव के पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए माने थे। राजीव के दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने कारोबार से अपने अपने अलग घर बनाए थे। राजीव ही उस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, इसलिए उसकी मम्मी चाहती थी कि राजीव की पत्नी ऐसी आए जो उन लोगों के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले। और जब राजीव के दोनों भाइयों की शादी हुई थी तो ये बात पहले ही तय हो गई थी कि वो दोनों भाई शादी के 2 महीने बाद ही अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे घरों में चले जाएंगे। राजीव के दोनों भाइयों का बिजनेस काफ़ी अच्छा था, जबकि राजीव मामूली सी नौकरी किया करता था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं तो राजीव से ही शादी करके रहूंगी। अब राजीव के घर में सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन थी। कुछ दिनों बाद राजीव की पूरी फैमिली हमारे घर पर मेरा रिश्ता लेकर आ गई थी। उसके घर के सभी लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी। बस उसकी मम्मी को यही लगता था कि मैं नौकरी करने वाली लड़की उनके घर को अच्छे से नहीं संभाल सकूंगी। ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि हर नौकरी करने वाली लड़की गलत नहीं होती। फिलहाल आज मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत खुश थी। राजीव के साथ मेरी शादी होने जा रही थी। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। बारात मैरिज हॉल पर आ गई थी और सारी रस्में पूरी होने के बाद मुझे विदा करके मेरे पति के साथ भेज दिया जा रहा था। जब मैं अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी नंद ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। मेरी दोनों जेठानियां भी वहां पर मौजूद थी। मेरी दोनों जेठानियों को शादी के 2-3 दिन बाद ही अपने अपने घरों को वापस जाना था। वो लोग इस शादी से बहुत खुश थीं। अगर मूड किसी का ख़राब था तो वो थी मेरी सास। न जाने क्यों उन्हें मुझसे क्या दिक्कत थी। मैंने अपने पति से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मम्मी पर ध्यान मत दो, उनको यही लगता है कि घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों का कैरेक्टर ठीक नहीं होता। वो नौकरी करने के अलावा गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम उनका दिल जीत लेना और वो ठीक हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस घर में सबका दिल जीत लोगी। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं सबका बहुत ख्याल रखूंगी। राजीव के साथ मेरी शादी की पहली रात निकल चुकी थी। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। मेरी सास तो मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मगर ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर को मेरे पति ने एक किराना स्टोर करवा दिया था, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ था। मेरे ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। मेरी नंद बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसका नाम रिंकी था। रिंकी सिर्फ 18 साल की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैंने अपनी सास से कहा था कि वो घर का कोई काम ना किया करे, घर के सारे काम मैं ही किया करती थी। मेरे ससुर हमेशा मेरी सास से कहते थे कि देखो बहू कितनी अच्छी है, उसने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया है, तुम्हें तो अब सारा दिन कोई भी काम नहीं करना पड़ता। मेरी सास मेरे ऐसे बिहेवियर से खुश तो बहुत होती थी, मगर अपनी ज़बान पर मेरी तारीफ लाना नहीं चाहती थी। मेरी नंद सारा दिन मेरे साथ काम में लगी रहती थी और हम मिल बांटकर घर के सारे काम कर लिया करते थे। मेरे पति ने जब देखा कि मेरे आने के बाद घर का माहौल बहुत खुशी भरा हो गया, तो मेरे पति भी बहुत खुश होते थे। मेरी ज़िंदगी तो राजीव के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी एक दोस्त थी निशा, जो मेरी शादी पर भी आई थी और उसने मेरी बहुत तारीफ की थी। निशा की एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसकी शादी में अभी समय था। निशा का उसके भाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पेरेंट्स बचपन में ही दुनिया से जा चुके थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पहले तो हम लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिल लिया करते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने देखा कि एक दिन निशा मेरे घर आई थी और उसके साथ उसका भाई भी आया था। मैंने उसको भी घर के अंदर बुला लिया था और वो मेरे पति के साथ बातें करने के लिए बैठ गया था, जबकि निशा मेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसी समय मेरे कमरे में मेरी नंद आ गई और वो भी निशा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने निशा से बहुत अच्छी जान पहचान बढ़ा ली थी। मेरी दोस्त निशा कहने लगी कि तुम्हारी नंद तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा था
कि हाँ, मेरी नंद मेरे साथ दोस्तों की तरह ही रहती है। थोड़ी देर बैठकर निशा और उसके भाई हमारे घर से चले गए थे। मैं बड़ी हैरान थी कि निशा कई बार मेरे मायके भी मुझसे मिलने के लिए आई थी और हम दोनों भी एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करते थे। तब तो कभी निशा अपने भाई को अपने साथ नहीं लेकर आई थी, तो आज मेरी ससुराल में उसके भाई का यहाँ आना मुझे कुछ खटक सा रहा था। न जाने क्या बात थी, फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैं अपनी नंद को आवाज़ लगाने लगी। रिंकी शायद कमरे के अंदर कुछ कर रही थी, उसे मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। रिंकी ने और मैंने खाना नहीं खाया था, जबकि हम लोग बाकी सबको खाना दे चुके थे। मैं ज़्यादातर रिंकी के साथ ही खाना खा लिया करती थी, क्योंकि मेरे पति लेट नाइट घर आते थे। आज संडे था, इसलिए वो घर में ही मौजूद थे। मैं रिंकी के कमरे में गई तो देखा कि वो मोबाइल में बहुत बिजी थी। न जाने वो मोबाइल में क्या कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैंने जब उसके कमरे में जाकर उसे आवाज़ लगाई तो उसने घबराकर मुझे देखा था और झट से मोबाइल नीचे कर दिया था। मैंने कहा कि रिंकी, आओ हम दोनों खाना खा लेते हैं, तो वो मेरी बात सुनकर जल्दी से अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़कर मेरे साथ खाना खाने के लिए आ गई थी। बस उसी दिन के बाद से ही मैंने अपनी नंद के अंदर बहुत बदलाव देखे थे। न जाने मेरी नंद को क्या हो गया था, वो पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि फिर से निशा और उसका भाई हमारे घर आ गए। मैंने निशा से पूछा था कि तुम अपने भाई के साथ ही हर जगह जाती हो क्या? तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आने के लिए कहती हूँ तो मेरा भाई कहता है कि चलो, मैं अपनी गाड़ी पर तुम्हें अमीशा के घर छोड़ देता हूँ। यहीं आसपास उसके दोस्त का भी घर है, वो मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने कहा चलो अच्छा है, इस बहाने तुम भी जल्दी जल्दी मेरे ससुराल आती रहती हो। थोड़ी देर अपने दोस्त के पास बैठने के बाद उसका भाई फिर से हमारे घर पर आ गया था। इस बार मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने उन दोनों को अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं जल्दी से किचन में जाकर निशा और उसके भाई के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने लगी। उस समय मेरी सास पड़ोस में गई हुई थी और मेरे ससुर अपनी दुकान पर थे। सिर्फ मेरी नंद और मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं था। मेरी नंद कहने लगी कि भाभी, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। इस तरह वो मेरे साथ नाश्ता तैयार करने लगी और उसके बाद वो जल्दी जल्दी सारा नाश्ता लेकर मेरे कमरे में जाने लगी। मैंने देखा था कि रिंकी ने अचानक अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने उसके चेहरे पर गौर किया तो देखा था कि उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप भी हो रखा था। रिंकी की ऐसी हरकतों से मैं हर बार चौंक जाती थी। मेरी दोस्त और उसका भाई हमारे घर से जा चुके थे। अब की बार निशा को मेरे घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। रिंकी मुझसे पूछने लगी थी कि आपके दोस्त को आए हुए अब काफ़ी दिन हो गए, आप उनको हमारे घर बुला लो। मैंने कहा था कि नहीं, मुझे उसका इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। वो खुद तो आती ही है और साथ में अपने भाई को भी लेकर आती है। न जाने उसे क्या हो गया, पहले तो वो अपने भाई को लेकर नहीं आती थी। रिंकी मेरी बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन बदलाव तो मुझे रिंकी के अंदर भी बहुत लग रहे थे। वो हमेशा अपने मोबाइल में लगी रहती थी। पहले वो मेरे साथ घर के काम में बिजी रहती थी, लेकिन अब वो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी और जब कमरे से बाहर निकल कर आती तो मोबाइल में ना जाने क्या टाइप करती रहती थी। हाँ, लेकिन वो बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, मेरी नंद खुश रहती है। अब तो वो मेरे साथ भी वक्त कम गुजारती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरे सास ससुर का बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, क्योंकि उन लोगों को यकीन हो गया था कि उनकी बहू के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और सब लोगों का भरोसा जीत लिया था। मैं सबकी बहुत सेवा करती थी। मेरी नंद कॉलेज में पढ़ रही थी। पहले वो कभी कभी कॉलेज जाया करती थी, लेकिन अब मैंने देखा था कि वो रेगुलर ही कॉलेज जा रही थी और वो बहुत अच्छे से बन संवर कर कॉलेज जाने लगी थी। मुझे उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब लगने लगी थीं। एक दो बार मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की थी कि आखिर उसके अंदर बदलाव आने का क्या मकसद है, तो उसने कहा था कि भाभी, आप गलत सोच रही हो, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आए हैं, मैं तो बिल्कुल पहले के जैसी ही हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अभी तक अपने मायके नहीं गई थी। अब की बार मैंने सोचा था कि मैं पूरे एक हफ्ते के लिए अपने मायके जाऊंगी। मेरे सास ससुर और पति ने तो मुझे मायके जाने की परमिशन दे दी थी। मैं बहुत खुश थी और अपने मायके में पूरा एक हफ्ता गुजार कर आई थी। लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा कि रिंकी बहुत उदास उदास सी थी।
मैंने अपनी सास से भी पूछा था कि रिंकी को क्या हुआ है। मेरी सास ने कहा था कि न जाने उसे क्या हो गया, बस कॉलेज से आने के बाद इसी तरह खामोश अपने कमरे में पड़ी रहती है। अब तो घर का भी कोई काम नहीं करती। एक दिन मैं अचानक अपनी नंद के कमरे में चली गई तो मैंने देखा था कि वो बुरी तरह से रो रही थी। जब मैंने उसे रोते हुए देखा और उसे सवाल किया कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी कि मेरी आंख में कुछ आ गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। मेरी नंद अब मुझसे हमेशा झूठ बोलने लगी थी। पहले उसके अंदर खुशी भरे बदलाव थे और अब उसके अंदर गम भरे बदलाव थे। न जाने क्यों वो मौसम की तरह बदलती रहती थी। मैं तो उसके ऐसे बदलने पर बहुत परेशान थी। वो जैसी दिखती थी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही वो ज़्यादातर अपने घर में रही थी। बाहर की दुनिया उसने ज़्यादा देखी हुई नहीं थी। वो बहुत मासूम और भोली थी। मेरे साथ भी वो बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। लेकिन जब से वो ज़्यादा खुश रहने लगी थी, तब से उसने मुझे अब तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं अपनी नंद की तरफ से बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी नज़रें अब अपनी नंद पर ही जमी रहती थी। एक बार तो घर में हड़कंप मच गया जब मेरे ससुर ने बताया कि उनके कुर्ते की जेब से 5,000 रुपये चोरी हो गए। मेरी सास घबरा गई। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि घर में ही आपके पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? आपके पैसे ज़रूर किसी ने घर से बाहर ही चोरी किए हैं। मेरे ससुर कहने लगे कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपनी दुकान से जब आया था तो मेरे कुर्ते की जेब में पूरे 5,000 रुपये रखे हुए थे और मैंने अपने कुर्ते को हैंग कर दिया था। लेकिन अब मैंने अपना कुर्ता पहनने के लिए निकाला और उसकी जेब में हाथ डाला तो उसमें 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। ये बात तो जैसे तैसे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरी सास को और हम सबको भी यही लगता था कि मेरे ससुर के पैसे ज़रूर या तो वो कहीं रखकर भूल गए या फिर घर से बाहर ही किसी ने निकाल लिए हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद मेरा ये शक भी दूर हो गया था, क्योंकि मेरे पति के वॉलेट से भी पैसे चोरी हो गए थे और मेरे पति का भी यही कहना था कि वो ऑफिस से जब घर आए थे तब उनके पर्स में 20,000 रुपये थे। लेकिन अब जब वो वॉलेट चेक कर रहे हैं तो उनके वॉलेट में सिर्फ 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। हम सारे ही घर वाले इस बात से बड़े हैरान हो रहे थे कि आखिर घर में से ही हम लोगों के पैसे निकलकर कहाँ जा रहे थे। मेरी नंद थी न जाने कहाँ खोई खोई रहती थी। अब हम लोगों को अपने पैसे अपने ही घर में बहुत संभाल कर रखने पड़ रहे थे। एक रात अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। फिर मैंने सोचा कि कमरे से बाहर निकलकर टहल लेती हूँ, कभी मेरे पति की नींद खराब हो। मैं धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर आंगन में आ गई थी, लेकिन अचानक मेरी नज़र मेरी नंद की तरफ गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी नंद के हाथ में पैसे थे और वो मेरे सास ससुर के कमरे से निकल रही थी। रिंकी ने जैसे ही मुझे बाहर देखा तो वो बहुत घबरा गई और उसने पैसे अपने दुपट्टे की आड़ में कर लिए। मैंने कहा कि रिंकी, तुम इस समय क्या कर रही हो? सोई नहीं हो अभी तक? तो वो कहने लगी कि भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा के कमरे में जाकर कुछ देर बैठ जाती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें तो पता है कि इस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं। तो वो घबराती हुई आवाज़ में कहने लगी कि जी, मुझे लगा कि जैसे मैं जाग रही हूँ इसी तरह मेरे मम्मी पापा भी जाग रहे होंगे। ये कहकर और मुझसे नज़रें चुराकर वो अपने कमरे में चली गई थी। अब मैं समझ गई थी कि आखिर घर में पैसे कौन चोरी कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं अपनी नंद की शिकायत सब लोगों के सामने ज़रूर करूँगी और उससे भी पूछूंगी कि आखिर वो मेरे सास ससुर के कमरे से पैसे क्यों निकाल कर ला रही थी। मैं दवाई खाकर सो गई थी। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगली सुबह मेरे लिए कितनी ख़तरनाक साबित होने वाली है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी नंद की सच्चाई सामने लेकर आऊँगी, मगर मेरी नंद ने तो उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया था, क्योंकि सुबह मेरी नंद मेरी सास से मेरी शिकायत कर चुकी थी कि रात मैंने भाभी को देखा था, वो आपके कमरे से पैसे चोरी करके निकल रही थी, क्योंकि सुबह सवेरे मेरी सास को पता चला था कि उनके पर्स से पैसे चोरी हो गए। जब मेरी सास इस बात का हंगामा करने जा रही थी और इस बारे में सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को बताया, तो उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था। उसने कहा था कि उसने खुद मुझे अपनी आंखों से उनके कमरे से निकलते हुए देखा।
मेरी सास ने अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लिया था और उन्होंने मेरे पति से मेरी शिकायत की। सुबह सुबह ही घर में एक नए हंगामे ने जन्म ले लिया था। मेरी सास चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि जिस दिन से ये घर में आई है उसी दिन से हमारे घर में पैसे चोरी हो रहे हैं। मैं अपने पति से कहने लगी कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मेरी सास कहने लगी कि रिंकी ने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। रात के समय तुम जाग रही थी और हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर तुम पैसे ही चोरी करके ले गई। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं नहीं, रिंकी झूठ बोल रही है। मेरे पति ने भी यही कहा कि अमीशा को पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, अमीशा के पास तो पहले ही काफ़ी पैसे रहते हैं। मेरी सास कहने लगी कि तू नहीं जानता, ऐसी लड़कियों को जब ये नौकरियां करती हैं तो इन्हें सुकून रहता है। अब तेरी पत्नी नौकरी नहीं करती ना, इसलिए उसे तेरे दिए हुए पैसे कम लगते होंगे, तभी तो उसने चोरियां करनी शुरू कर दी। मैं रो रो कर कह रही थी कि रिंकी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मगर मेरी सास का यही कहना था कि पैसे तुम ही चोरी करती हो, क्योंकि हमारे घर में कभी पैसे चोरी नहीं हुए। मेरे ससुर कहने लगे कि बहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी नंद ने झूठ बोलकर मुझे सबकी नज़रों में शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन मेरे पति को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह हंगामा थमा तो मेरे पति ऑफिस चले गए थे। मेरे ससुर भी दुकान पर चले गए थे। मेरी सास थी कि मुझे बात बात पर चोरनी होने के ताने दे रही थी। मुझे अपनी नंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं झट से अपनी नंद के कमरे में गई और जाकर उससे दो टूक अंदाज में बात की। मैंने कहा, ये तुम्हारी क्या हरकत है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कल रात पैसे मैंने चोरी नहीं किए, बल्कि तुमने चोरी किए थे। मैंने तुम्हें मम्मी पापा के कमरे से निकलता हुआ देखा था और तुम्हारे हाथ में पैसे भी देखे थे। इससे पहले मैं तुम्हारी उनसे शिकायत करती, तुमने मुझ पर ही चोरी का सारा इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रिंकी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे मेरे ससुराल वालों की नज़रों में गलत साबित कर दिया। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी थी। रिंकी मुझे तसल्ली देने के लिए मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने उसे झटक दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, अपनी दोस्त समझती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। मेरा ऐसा कहना था कि रिंकी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं इल्ज़ाम आप पर न लगाती तो आप मेरी शिकायत मम्मी पापा से कर देती। रिंकी की बात सुनकर मैंने उसे चौंक कर देखा था। मैंने कहा, इसका मतलब तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया था? तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हें अपने ही घर में चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? रिंकी बहुत बुरी तरह से रो रही थी और कहने लगी कि भाभी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको ये सब कुछ बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं आपकी नज़रों में भी गलत नहीं बनना चाहती। मैंने रिंकी से कहा था कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम बताओ कि क्या बात है। उसने मुझसे वादा लिया कि मेरी बात सुनकर आप गुस्सा नहीं होना और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। रिंकी ने मुझे बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो गई थी कि मुझे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। पहले मेरी उससे काफ़ी दिनों तक मैसेज से बात होती रही, फिर धीरे धीरे हम दोनों ने कॉल पर बात करनी शुरू कर दी और उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर दिया था। मैं कॉलेज के बहाने उससे मिलने जाती थी। एक दिन उसने मेरे साथ अपने फ़ोटो क्लिक कर लिए और कहने लगा कि मैं तुम्हारे फ़ोटो अपनी बहन को दिखाना चाहता हूँ। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि अच्छी तरह से तैयार होकर आना, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहता हूँ ताकि वो हम दोनों का रिश्ता तय कर सके। मैं अच्छी तरह से तैयार होकर चली गई थी। वो मुझे एक घर में ले गया और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे ड्रिंक पीने के लिए दी। कहने लगा कि इतने तुम ड्रिंक पियो, मेरी बहन आती ही होगी। मैंने ड्रिंक पीने के बाद जैसे ही ग्लास टेबल पर रखा तो अचानक मेरा दिमाग चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उस समय मैं बेहोश हो गई थी और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बार बार उसको आवाज़ लगा रही थी, मगर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं बहुत घबरा गई। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया
और मैं वहाँ से वापस आ गई थी। उस दौरान आप अपने मायके गई हुई थी। मैं गहरी सोच में बैठी हुई थी जब अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा तो मेरे पास उसके नंबर से एक वीडियो आया था। मैंने वीडियो जैसे ही खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस वीडियो में मैं बेहोश पड़ी हुई थी और मेरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मेरे शरीर के एक एक अंग की वीडियो बनी हुई थी और वो वीडियो मैं बड़ी गौर से देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि जिस पर मैं इतना भरोसा करके उससे मिलने गई थी, उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैंने उसे कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, जल्दी से वीडियो डिलीट कर दो। तो वो कहने लगा कि ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और तुम जानती हो कि ये वीडियो वायरल होने से तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। मैंने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दो। तो वो कहने लगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे देती रहो, मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। उस दिन के बाद से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कभी वो मुझसे 5,000 रुपये मांगता था, तो कभी 20,000 मांगता था, तो कभी 40,000। मेरे पास से जब पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने घर में ही चोरी करनी शुरू कर दी। आखिर में उसे पैसे कहाँ से लाकर देती? मैं किसी को इस बारे में बता भी नहीं सकती थी कि मैं उससे मिलने के लिए गई थी। घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते कि जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया, मैंने किसी से प्यार करके उनके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। रिंकी कहने लगी, इतने सारे पैसे लेने के बावजूद भी वो मुझे अभी तक ब्लैकमेल कर रहा है। रिंकी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ कि वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है। रिंकी फिर से रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आपके दोस्त निशा का भाई है। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, निशा का भाई तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है? तो वो कहने लगी कि हम दोनों ने एक दूसरे को आपकी शादी वाले दिन देखा था, तभी से ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी और वो मुझे फॉलो करने लगा था। यही वजह है कि वो अपनी बहन के साथ बार बार यहाँ पर आता था और हम दोनों चोरी चुपके एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करते थे। इसके बारे में ना कभी आपको पता चला और ना ही आपके दोस्त को। मैंने रिंकी से कहा कि रिंकी, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इस बारे में मुझे तो बताना चाहिए था, तुमने उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। रिंकी कहने लगी कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे उस इंसान से बचा लो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो अब तुम मुझसे मिलने जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे रिंकी को किसी न किसी तरह इस दलदल से निकालना ही होगा, क्योंकि वो इंसान इसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। अगले दिन रिंकी ने उसे पैसे देने के लिए मिलने के लिए कहा था। उसने उसे इसी घर में बुलाया था जिस घर में उसने रिंकी की वीडियो बनाई थी। वो हर बार उसे वहीं पर बुलाया करता था। मैंने रिंकी को भेज दिया था और मैं उसका पीछा करने लगी थी। मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। रिंकी उस घर के अंदर चली गई। मैं भी चोरी चुपके वहाँ चली गई थी। रिंकी ने उसे पैसे दिए और वो रोते हुए कहने लगी कि अब तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मैं तुम्हें अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। तो वो कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मुझे तुमसे काफ़ी बिजनेस करना है, काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, मेरा तो यही काम है। मैं इसी तरह किसी न किसी लड़की को फंसा लेता हूँ और फिर उसकी वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करता रहता हूँ। मेरी नंद कहने लगी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं नहीं जानती थी, तुम लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। जब मेरी नंद ने ऐसा कहा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरी नंद को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर वह चौंक गया था। उसे लगा था कि हर बार की तरह रिंकी अकेले ही उससे मिलने के लिए आई होगी। मैंने उससे कहा कि बस बहुत हो गई तुम्हारी होशियारी, अब तुम्हारी ये होशियारी नहीं चलेगी। निशा का भाई निखिल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मोबाइल उसकी जेब में था, हमें किसी भी तरह उसकी जेब से मोबाइल निकालना था। मैंने रिंकी को इशारा दिया और मैंने उसे ज़ोरदार धक्का दे दिया। जब वो ज़मीन पर गिर गया तो मैंने जल्दी से उसे मजबूती से पकड़ लिया और मैं रिंकी से कहने लगी कि इसके पॉकेट से मोबाइल निकालो। रिंकी उसकी पॉकेट से मोबाइल निकालने लगी। वो बहुत हाथ पैर मार रहा था। वो मर्द था
और हम दोनों लड़कियां थीं, इसीलिए उसे कंट्रोल कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस अभी तक नहीं आई थी, वो कहीं भाग न जाए, इसलिए हम दोनों को उसे जैसे तैसे पकड़कर रखना था। उसने अपनी ताकत दिखाते हुए हम दोनों को धक्का दे दिया। मोबाइल रिंकी के हाथ लग चुका था। वो जल्दी से रिंकी के ऊपर लपका। उसने रिंकी को पकड़ लिया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वो उसको मारने लगा। मैंने चारों तरफ देखा कि मैं किस तरह से रिंकी को बचाऊं, तो मुझे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ नजर आया था। मैंने वही उठाकर उसके सर पर दे मारा। उसके सर से खून निकलने लगा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था। फिर से रिंकी ने और मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, लेकिन वो अभी भी कमजोर नहीं पड़ा था। उसने हम दोनों को फिर से पकड़ने की कोशिश की। वो हमारे पीछे पीछे भागने लगा। फिर वो जल्दी से अलमारी की तरफ गया और उसने वहां से बंदूक निकाल ली थी। वो बंदूक हम दोनों की तरफ तान कर कहने लगा कि तुम दोनों ने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। वो कहने लगा कि जल्दी से मोबाइल मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब हम दोनों मजबूर हो चुके थे, लेकिन मैं फिर भी उससे मना कर रही थी कि मैं मोबाइल तुम्हें नहीं दूंगी। इस मोबाइल में रिंकी की ही नहीं बल्कि न जाने कितनी लड़कियों का राज छुपा हुआ है। तो उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि इतनी ही देर में पुलिस आ गई और पुलिस ने उसे बंदूक सहित पकड़ लिया। हमने पुलिस को मोबाइल भी दे दिया था। इस तरह पुलिस ने हमें बचा लिया था। पुलिस के सामने निखिल की सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि वो रिंकी के साथ ही नहीं बल्कि न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। वो कोई काम धंधा तो करता नहीं था, वो इसी तरह से लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने उसको और उसके मोबाइल को हिरासत में ले लिया। निशा के भाई की सच्चाई निशा को भी अब पता चल गई थी। जब उसे अपने भाई के बारे में पता चला तो उसने अपने भाई को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो तो अपने भाई की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो कई लड़कियों को पैसे लाने के लिए इसी तरह से मजबूर कर चुका था। रिंकी ने घर आने के बाद सब लोगों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी सास को जब पता चला कि रिंकी इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही थी और चोरी भी कर रही थी और चोरी का सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया था, जिस पर मेरी सास ने मुझे ढेर सारी बातें सुनाई थी। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उनकी बेटी की मदद की थी, इसीलिए वो मेरी एहसानमंद हो गई। इस तरह मेरी नंद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मेरी नंद आज भी मेरी एहसानमंद है। हमने अपनी नंद का रिश्ता अच्छी जगह तय कर दिया। शायद ये सब कुछ मेरी मदद के बिना मेरी नंद के लिए करना इतना आसान नहीं होता। मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत दिखाइए और अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा काफ़ी हद तक उठा लेते हैं। उन लोगों को सज़ा दिलवाने का काम आपका है, इसलिए आप उनकी धमकी में आकर मजबूर ना हों, बल्कि कोई ऐसा प्लान बनाएं जिससे आप उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकें। मेरी नंद बहुत सीधी थी, इसलिए वो आसानी से निखिल के हाथों मजबूर हो रही थी। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो लड़कों पर भरोसा करके उनकी शिकार बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपसे सच्चा प्यार करता हो, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। कुछ ऐसे भी दरिंदे होते हैं जो प्यार के नाम पर आपके साथ धोखा कर जाते हैं। सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।